नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। तो जैसा कि आपको पता है, आज से हमने अपनी टेस्ट सीरीज़ को शुरू कर दिया है। इस टेस्ट सीरीज में क्या क्या रहेगा वो मैं आपको बता देता हूँ। जो भी हमारी टेस्ट सीरीज है, इसमें 50 प्रश्न आपके रहने वाले हैं। ठीक हो गया। पेपर आपको प्रत्येक शनिवार को सुबह के टाइम पे मिल जाएगा और जिसके आंसर लिख के आपको रख लेंगे अपने पास। ठीक है, ये आंसर आपको लिख के अपनी कॉपी में रख देने हैं और इसकी आंसर की जो होगी वो मैं आपको शाम को एक वीडियो के माध्यम से दूंगा। ठीक हो गया। हाँ, पेपर आपको कहाँ मिलेगा? तो जो बच्चे वीडियो देख रहे हैं और वो हमारी टेस्ट सीरीज को करना चाहते हैं तो आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में इसके लिए जुड़ सकते हैं। व्हाट्सएप ग्रुप का जो नंबर रहेगा वो रहेगा 8126533303। इस नंबर पर आप मुझे मैसेज करके हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ सकते हैं और आप हमारी जो टेस्ट सीरीज है इससे डायरेक्ट जुड़ सकते हैं। ठीक हो गया, बिल्कुल फ्री रहेगी। ठीक हो गया। जो 50 नंबर का, फिलहाल अभी स्टार्टिंग में मैं 50 नंबर का पेपर बना रहा हूँ। इस 50 नंबर के पेपर में जो रहने वाला है वो क्या क्या रहेगा? इस 50 नंबर में आपका 35 मार्क्स का उत्तराखंड आएगी। उत्तराखंड में मैं आपको पहले ही टॉपिक दे देता हूँ। जैसे इस बार आपको टॉपिक दिया गया था परीक्षा वाणी का वन लाइनर ए और बी। ठीक है, उसके अलावा 10 नंबर की आपको हिंदी मिलेगी और 5 नंबर का आपको यहाँ पर रीजनिंग मिलेगी। ठीक है, अभी स्टार्टिंग में पेपर इसी क्रम में चलेगा। 2-4 पेपर होने के बाद इसको हम 100 मार्क्स का भी कर देंगे। ठीक हो गया। चलिए, इसी वीडियो में आप आगे देखेंगे आज का जो पेपर है उसका सॉल्यूशन। बात की जाए अगर सर्वाधिक विकास खंडों की, तो सर्वाधिक विकास खंड आपके पढ़ते हैं 15, जो पढ़ते हैं पौड़ी में। इसको नोट भी करेंगे आप लोग, मैं बता रहा हूँ। ठीक है, सर्वाधिक विकास खंड पौड़ी में और इनकी संख्या कितनी है? 15। अल्मोड़ा दूसरे नंबर पर है। अल्मोड़ा में संख्या कितनी है? 11। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, ब्रह्म कमल को सौगंधिक पुष्प कहा गया है। तो कहाँ कहा गया है? तो ब्रह्मपुत्र को सौगंधिक पुष्प कहा गया है महाभारत में। बात करें ब्रह्म कमल की थोड़ा सा और, तो ब्रह्म कमल की उत्तराखंड में 24 प्रजातियां पाई जाती हैं और जो ब्रह्म कमल का फूल है ये जुलाई से सितंबर महीने के मध्य खिलता है। ब्रह्म कमल का वैज्ञानिक नाम जो मिल जाता है आपको सोशोरिया ऑबेल्टा मिल जाता है। ठीक है, कस्तूरी मृग के संरक्षण का सर्वप्रथम प्रयास किया गया। तो कस्तूरी मृग संरक्षण का सर्वप्रथम प्रयास कब किया गया था? 1972। जिन्होंने भी सी किया है आपका बिल्कुल सही आंसर रहेगा। ठीक हो गया। जो भी मैं आंसर की आपको दे रहा हूँ, आप इससे अपने जो आपने पेपर किया होगा उसके आंसर मिलाएंगे और कमेंट बॉक्स में अपने नंबर कमेंट जरूर करेंगे। ठीक हो गया। चलिए, तो कस्तूरी मृग संरक्षण परियोजना चलाई गई थी 1972 में। कस्तूरी मृग से कुछ चीज़ें अगर हम और जान लें तो 1977 में कस्तूरी मृग अनुसंधान केंद्र की स्थापना महरूड़ी में की गई थी। ठीक हो गया, लिखते रहेंगे आप इन चीज़ों को। ठीक है, 1982 में 1982 में कस्तूरी मृग प्रजनन केंद्र की स्थापना की गई थी। कहाँ पर? कांचुला खर्ग चमोली में। ठीक हो गया। 1980-81 में कस्तूरी मृग फार्म योजना चलाई गई थी और 1986 में आपको पता है अस्कोट वन्यजीव अभयारण्य की स्थापना की गई थी, जहां पर सर्वाधिक कस्तूरी मृग पाए जाते हैं। ठीक है, चौथा प्रश्न है, प्रकाश रावत, गिरीश कुमार, सूर्य प्रकाश आदि शहीद हुए थे। थोड़ा सा ये मिसप्रिंट है, प्रकाश रावत नहीं, प्रकाश थपलियाल था। गिरीश कुमार, सूर्य प्रकाश आदि शहीद हुए थे। तो ये आपका रामपुर तिरहा कांड में शहीद हुए थे। रामपुर तिरहा कांड आपको पता ही है। रामपुर तिरहा कांड जो आपका हुआ था 2 अक्टूबर 1994 को हुआ था। ठीक हो गया। खटीमा जो कांड है, खटीमा कांड आपका 1 सितंबर 1993 को हुआ था। ठीक हो गया, 194 को, सॉरी। इसमें आपका धर्मानंद हो जाएगा, गोपीचंद हो जाएगा, परमजीत हो जाएगा, रामपाल आदि ये लोग शहीद हुए थे। मसूरी फिर आपको पता है 2 सितंबर को हुआ था। और जो नैनीताल कांड है वो आपका 3 अक्टूबर 1994 को हुआ था और नैनीताल में प्रताप सिंह बिष्ट जी शहीद हुए थे। अगला 5वां प्रश्न रहता है हमारे पास, पर्वतीय राज्य परिषद का गठन किसकी अध्यक्षता में किया गया था? तो जो पर्वतीय राज्य परिषद का गठन है वो दया कृष्ण पांडे की अध्यक्षता में किया गया था 1967 में। इसके बाद आपको पता है पृथक पर्वतीय राज्य परिषद बनती है 1973 में। अगला प्रश्न है, कोटा खर्रा आंदोलन संबंधित था। तो कोटा खर्रा आंदोलन जो हमारा संबंधित था ये भूमिहीनों से
संबंधित था। भ्रष्टाचार से संबंधित आपको मिल जाता है कनकटा बैल। शिल्पकारों से संबंधित आपको ढोला पालकी मिल जाएगा। और वनों से संबंधित हमारे पास काफ़ी सारे आंदोलन मिल जाते हैं, जिसमें आपका रक्षा सूत्र हो गया, मैती आंदोलन हो गया, चिपको आंदोलन हो गया। ठीक हो गया। चलिए 7वां प्रश्न हमारे पास है, चनौदा में गांधी आश्रम की स्थापना की गई। चनौदा में जो गांधी आश्रम है इसकी स्थापना आपका 1937 में की थी, और जो स्थापना शांतिलाल त्रिवेदी जी के द्वारा की गई थी। ठीक है। अगला प्रश्न हमारे पास 8वां है, कुमाऊं में व्यक्तिगत सत्याग्रह किसने प्रारंभ किया था। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, पेपर में आने लायक प्रश्न आपके पास है। तो बात की जाए अगर कुमाऊं में व्यक्तिगत सत्याग्रह की, तो सही आंसर हो जाएगा आपका दुर्गा दत्त जोशी जी ने इसकी स्थापना की थी। एक प्रश्न यहाँ से और आता है, कुमाऊं में व्यक्तिगत सत्याग्रह का नायक किसे कहा जाता है। तो अगर आपसे नायक पूछेगा तब आप प्रताप सिंह नेगी करेंगे। क्या करेंगे? प्रताप सिंह नेगी। ठीक हो गया। अगर आएगा चमोली में व्यक्तिगत सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था, तो आपका आंसर हो जाएगा अनुसुईया प्रसाद बहुगुणा। याद रखना इसको भी, चमोली में अनुसुईया प्रसाद बहुगुणा हो जाएगा। ठीक है। प्रथम व्यक्तिगत सत्याग्रह किसे कहा जाता है, तब आपको हो जाएगा जगमोहन सिंह नेगी। ये तीनों प्रश्न बड़े इंपॉर्टेंट है, याद रखना इन्हें। अगला है 9वां प्रश्न, नैनीताल व अल्मोड़ा जिले का गठन किस कमिश्नर के समय हुआ था। तो नैनीताल और अल्मोड़ा जिले का गठन जो हुआ था आपका, अर्स्किन उस समय कुमाऊं के कमिश्नर थे। अर्स्किन जो थे वो 10वें कुमाऊं कमिश्नर थे, और 1889 से लेके 1892 तक इन्होंने क्या था, कुमाऊं कमिश्नरी का पद संभाला था। बात कीजिए 10वें प्रश्न की, तराई इम्प्रूवमेंट फंड की स्थापना कब की गई थी। तो जो तराई इम्प्रूवमेंट फंड की स्थापना की गई थी वो 1883 में की गई थी, और यह हेनरी रैमजे के द्वारा की गई थी। ठीक हो गया। हेनरी रैमजे को ही कुमाऊं का बेताज बादशाह कहा जाता है, ये आपने पढ़ा होगा। बात की जाए अगर 1867 में, तो 1867 में ही क्या किया गया था, आपका हिल साइड सेफ्टी कमेटी का प्रयास किया गया था हेनरी रैमजे के द्वारा। ठीक हो गया। 11वां प्रश्न है, चंद काल में भू राजस्व की दर क्या थी। तो चंद काल में जो भू राजस्व की दर थी वो क्या थी, उपज का 6वां भाग। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर हो जाएगा। 12वां प्रश्न है, किस पंवार शासक के दरबार में अकबर के समान नवरत्न थे। तो आपको पता है फतेहपति जो शाह था इसके दरबार में क्या थे, अकबर के समान नवरत्न हुआ करते थे। 13वां प्रश्न है, गोरखा शासनकाल में ब्राह्मणों पर लगने वाला कर था। तो गोरखा शासनकाल में ब्राह्मणों पर लगने वाला कर कौन सा था, इसका नाम था कुसही कर। ठीक हो गया। कुसही कर ब्राह्मणों पर लगता था। आपको पता है जो दूसरा यहाँ पर कर लिखा हुआ है मांगा कर, मांगा कर तो युद्ध के समय लिया जाता था। टांड कर आपका बुनकरों पर लिया जाता था। मिजारी कर आपका शिल्पकारों से लिया जाता था। ठीक हो गया। राज्य लोक सेवा आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे। राज्य लोक सेवा आयोग के प्रथम अध्यक्ष जो थे वो कौन थे, NP नवानी थे। ठीक हो गया। यहाँ पर लिखा हुआ पहला LP नैथानी। तो LP नैथानी क्या थे, LP नैथानी प्रथम महाधिवक्ता थे अंतरिम सरकार में, और मेहरबान सिंह नेगी भी प्रथम महाधिवक्ता थे निर्वाचित सरकार में। क्षेत्र पंचायत के सचिव के रूप में कार्य करता है। क्षेत्र पंचायत के सचिव के रूप में कार्य करता है BDO। ठीक हो गया। जो आपका DDO है या DPRO हो गया, ये जिला पंचायत के सचिव के रूप में कार्य करता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से आरक्षण व्यवस्था के संबंध में सुमेलित नहीं है। SC के लिए 19% आरक्षण बिल्कुल ठीक है, ST के लिए 4 बिल्कुल ठीक है, OBC के लिए 5 ये गलत है। OBC के लिए यहाँ पर आरक्षण जो व्यवस्था की गई है वो कितना है, 14% है। भूतपूर्व सैनिक के लिए 5% है। महिलाओं के लिए आ जाएगा तो कितना परसेंट हो जाएगा, 3% हो जाएगा। सबसे कम न्याय पंचायतों वाला जिला है। सबसे कम जो न्याय पंचायतों वाला जिला है वो आपका कौन सा हो जाएगा, तो आपका ऑप्शन नंबर B उधम सिंह नगर। और यहीं पर एक दूसरा आता है रुद्रप्रयाग। उधम सिंह नगर और रुद्रप्रयाग में सबसे कम न्याय पंचायतें हैं, जिनकी संख्या कितनी है, 27 है। ठीक है। सबसे ज़्यादा अगर न्याय पंचायतें आएंगी तो कहाँ हो जाएगा आपका, पौड़ी में सबसे ज़्यादा न्याय पंचायतें हो जाएंगी, और वो उनकी संख्या कितनी है, 118 हो जाएगी। उत्तराखंड में सर्वाधिक नगरों वाला जिला है। सर्वाधिक नगरों वाला जिला जो उत्तराखंड में है वो कौन सा है, हरिद्वार है। हरिद्वार में जो नगरों की संख्या है वो कितनी है, 24 नगर हरिद्वार में है। उसके बाद जगह आती है बागेश्वर। बागेश्वर में सबसे कम क्या है, सबसे कम नगरों वाला जिला है बागेश्वर, जहाँ पर कितना है, 1 नगर आपका है। ठीक हो गया। तो आंसर हो जाएगा आपका हरिद्वार, बिल्कुल
सही आंसर। अगला प्रश्न हमारे पास है, क्षेत्रफल की दृष्टि से राज्य की सबसे छोटी लोकसभा सीट है। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटी जो लोकसभा सीट है वो कौन सी है? हरिद्वार। लेकिन अगर बात की जाए जनसंख्या की दृष्टि में तो सबसे बड़ी है ये, ठीक हो गया। बात की जाए क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ी पौड़ी है, लेकिन जनसंख्या की दृष्टि से क्या ये कम है, ठीक है। अगला प्रश्न है 20वां, योग मुद्रा में मानव आकृति कहाँ से मिली है? तो योग मुद्रा में मानव आकृति कहाँ से मिली है आपको? फल सीमा से, ठीक हो गया। कार्तिकेयपुर राजाओं की राजभाषा थी। कार्तिकेयपुर राजाओं की राजभाषा क्या थी? संस्कृत हुआ करती थी, ठीक। चलिए अगला प्रश्न है, कुनिंद वंश का सबसे शक्तिशाली शासक था। तो कुनिंद वंश का सबसे शक्तिशाली शासक कौन सा था? अमोघभूति था, है ना, अमोघभूति। आपको पता है कुनिंदों की 3 प्रकार की मुद्राएं मिली हैं। एक थी अमोघभूति प्रकार की मुद्रा, एक थी छत्रेश्वर प्रकार की मुद्रा और एक थी अल्मोड़ा प्रकार की मुद्रा, जिसमें 8 राजाओं के नाम मिले हैं, जिसमें से 2 नाम थे शिवदत्त और मगभूत। 23वां प्रश्न है, मानस खंड में राम क्षेत्र कहा गया है। बहुत सारे बच्चों ने इस प्रश्न का उत्तर देवप्रयाग मार दिया होगा, लेकिन मानस खंड में राम क्षेत्र कहा गया है अल्मोड़ा को, ठीक हो गया। देवप्रयाग में भले ही आपको क्या मिलता है? एकमात्र राम भगवान का मंदिर रघुनाथ मंदिर मिलता है। अल्मोड़ा के जाखन देवी मंदिर से किसके निवास की पुष्टि होती है? तो अल्मोड़ा के जाखन देवी मंदिर से होती है यक्षों के निवास की पुष्टि। अगर आएगा उत्तराखंड में खसों का जो विस्तार है सर्वाधिक किस जाति के समय हुआ था? नहीं सॉरी, उत्तराखंड में बौद्ध धर्म का जो विस्तार हुआ था सब ज़्यादा किसके समय हुआ था? तो खसों के समय हुआ था। ये वाला प्रश्न भी आपने याद रखना है। अब के 25वां प्रश्न है, मझेड़ा ताम्रपत्र में किसे श्री राजा विजय ब्रह्मा कहा गया है? तो मझेड़ा ताम्रपत्र में आपका हो जाएगा ज्ञानचंद को श्री राजा विजय ब्रह्मा कहा गया है। 26वां प्रश्न है, कीर्ति शाह के द्वारा टिहरी में नया दरबार का निर्माण कब करवाया गया? कीर्ति शाह ने आपका नया दरबार का निर्माण करवाया था 1881 में। कुमाऊं कमिश्नर को टिहरी रियासत में राजनीतिक प्रतिनिधि बनाया गया। तो जो आपका कुमाऊं कमिश्नर होगा टिहरी रियासत में भी क्या रहेगा? एक राजनीतिक प्रतिनिधि के रूप में रहेगा। ये बात आई थी 1842 में सामने। किसके शासनकाल के बारे में न वकील न दलील न अपील की उक्ति प्रचलित है? तो ये कहा गया है विलियम ट्रेल के कार्यकाल को। मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है, काफ़ी बार पेपर में आ भी चुका है। चलिए अगला प्रश्न है, किस वर्ष कुमाऊं परिषद का कांग्रेस में विलय हो गया था? तो 1926 में क्या था? कांग्रेस का कुमाऊं परिषद का कांग्रेस में विलय हो गया था। कुमाऊं परिषद की स्थापना अगर पूछेगा तो तब 1916 हो जाएगा आपका, ठीक हो गया। उसके बाद इसके लगातार अधिवेशन में 17, 18, 19, 20, 23 और 26 में इसके 6 अधिवेशन आप देखने को मिलते हैं। 30वां प्रश्न है, किस महिला आंदोलनकारी को जिंदा या मुर्दा पकड़ने के आदेश जारी किया गया था? तो कुंती वर्मा को जिंदा या मुर्दा पकड़ने का आदेश दिया गया था। विष्णु देवी के नेतृत्व में क्या था? झंडा सत्याग्रह हुआ था। अगला प्रश्न है, दलितों के लिए सर्वप्रथम शिल्पकार शब्द का प्रयोग कब किया गया? तो दलितों के लिए सर्वप्रथम शिल्पकार शब्द का प्रयोग 1911 में हरिप्रसाद टमटा जी के द्वारा किया गया। उत्तराखंड के किस सदस्य के द्वारा संसद में पत्र बम फेंका गया? तो यूकेडी के जो सदस्य से त्रिवेंद्र पंवार, इनके द्वारा आपका 1887 में 1887 में क्या था? संसद में एक पत्र बम फेंका गया था, ठीक है। अगला प्रश्न हमारे पास, रो नहीं आगे बढ़ो का नारा किसने दिया था? तो रो नहीं आगे बढ़ो का नारा किसने दिया था? तुलसी देवी ने। पेपर में पूछा गया प्रश्न है। 34 है, कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए गूंठ भूमि किसने दान में दी? तो कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए गूंठ भूमि दान में दी थी बाज बहादुर चंद ने। 35वां प्रश्न है, बाणासुर का किला स्थित है। तो बाणासुर का किला आपका कहाँ पर स्थित है? आपका चंपावत में स्थित है। 36वां प्रश्न है, अब हिंदी यहाँ से शुरू हो गई है ना। जानने की इच्छा रखने वाला, इसके लिए एक शब्द क्या हो जाएगा? तो जानने की इच्छा रखने वाले को बोलते हैं जिज्ञासु। जिसने जिज्ञासा किया उसने प्रश्न को ढंग से नहीं पढ़ा। अगर आता जानने की इच्छा के लिए एक शब्द तब जिज्ञासा होता। जानने की इच्छा रखने वाला जिज्ञासु होता है। थाली का तत्सम रूप क्या है? थाली का जो तत्सम रूप होता है वो होता है स्थाली, ठीक हो गया। थाली का तत्सम रूप स्थाली। 38वां प्रश्न हमारे पास है, स्थावर का विलोम शब्द क्या होगा? तो स्थावर का विलोम शब्द आपका ऑप्शन नंबर डी में लिखा हुआ है
स्थावर का सही जो विलोम शब्द हो जाता है जंगम। 39वां प्रश्न हमारे पास है, व्याप्त में संधि है। तो व्याप्त में आपका हो जाएगा यण संधि। व्याप्त का जो संधि विच्छेद होता है वो होता है वी प्लस आप्त। तो आपको पता ही है जब ई के बाद अन्य कोई स्वर आए तो उसका क्या बन जाता है, य बन जाता है। तो यहाँ पर व्याप्त में आपको यण संधि देखने को मिल जाएगी। 40वां प्रश्न हमारे पास है, अध्यक्ष में उपसर्ग है। तो अध्यक्ष में आपका जो उपसर्ग आता है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा अधि उपसर्ग। अधि प्लस अक्ष, अधि प्लस अक्ष, यहाँ पर भी संधि की बात करें तो यण संधि देखने को मिल रही है। 41वां प्रश्न हमारे पास है, उसने कहा कि मैं घर आऊँगा, किस प्रकार का वाक्य है। सबसे पहले आपको पता होगा कि रचना के आधार पर जो वाक्य होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं, सरल, संयुक्त और मिश्र। यहाँ पर आपने देखना है कि यहाँ पर प्रयोग हो रहा है की का, तो की का प्रयोग हमेशा कहाँ पर होता है, मिश्र वाक्य में होता है। 42वां प्रश्न हमारे पास है, रात का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो रात का पर्यायवाची निशा भी होता है, यामिनी भी होता है और रजनी भी होता है। विभा, विभा तो प्रकाश का पर्यायवाची आपके पास हो जाएगा। 43वां प्रश्न हमारे पास है, ओ औ किस प्रकार के वर्ण है। तो अगर बात की जाए ओ की तो ओ बनता है अ और ऊ से मिलके। औ का उच्चारण आपका कंठ से होता है, जबकि ऊ का जो उच्चारण है वो होता है ओठ से। तो इस प्रकार ओ और औ आपका हो जाएगा कंठोष्ठ्य वर्ण हो जाएगा। 44वां प्रश्न हमारे पास है, निम्नलिखित में से कौन सा संकर शब्द है। तो संकर शब्द हो जाएगा आपके पास टिकट घर। संकर शब्द किसे कहते हैं, वह शब्द जो 2 भाषाओं से मिलकर बनता है उसे संकर शब्द कहते हैं। ठीक हो गया। तो यहाँ पर बात की जाए टिकट की, तो टिकट अंग्रेजी भाषा का शब्द है और जो घर है आपका हिंदी भाषा का शब्द है, इसलिए टिकट घर आपका क्या हो जाएगा, संकर शब्द हो जाएगा। 45वां प्रश्न हमारे पास है, देश सेवा में समास बताइए। तो देश सेवा में आपका तत्पुरुष समास हो जाएगा। देश सेवा मतलब देश की सेवा, यहाँ पर क्या आ रहा है, बीच में एक कारक चिन्ह आ रहा है, तो इस प्रकार से यहाँ पर क्या हो जाएगा, तत्पुरुष समास हो जाएगा। अब आपके पास 5 प्रश्न रीजनिंग के आते हैं। तो 46वां प्रश्न है, 139 रिलेटेड है 228 से, 122 रिलेटेड है 211 से। तो 2 किससे रिलेटेड होगा, तो 2 रिलेटेड है आपका 91 से। 91 से अगर 2 घटाएंगे तो आपके पास 89 आएगा। इसी प्रकार 228 से 139 घटाएंगे तब भी आपके पास 89 आएगा। 211 से 122 घटाएंगे तब भी आपके पास 89 आएगा। तो आंसर आपका 91 बिल्कुल सही हो जाएगा। 47वां प्रश्न है, यदि पिछले दिन से एक दिन पहले का दिन शनिवार से 3 दिन पहले वाला दिन हो तो आज कौन सा दिन होगा। तो आज आपके पास आ जाएगा शुक्रवार का दिन। 48वां प्रश्न है, 4 जनवरी 1920 को कौन सा दिन होगा। तो अगर आप इसको करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, सही आंसर ए रविवार आ जाएगा। कैलेंडर के प्रश्न अगर आपको नहीं आते हैं तो कैलेंडर का प्रश्न मैंने पहले ही, कैलेंडर संबंधी प्रश्न पहले ही आप क्या हैं चैनल पे डाले गए हैं। 49, निम्न आकृतियों में कितने त्रिभुज हैं। तो इस आकृति में आपका 24 त्रिभुज आ जाएंगे। अगर ये वाला प्रश्न भी आपको नहीं आ रहा है तो रीजनिंग वाले पोर्शन में चैनल पर इसका वीडियो पहले ही डाला गया है। जो रीजनिंग का प्रश्न आपको नहीं आएगा आप ग्रुप में कमेंट कर देना, मैं उस प्रश्न को सॉल्यूशन करके आपको बता दूंगा। 50वां प्रश्न है, प्रतीकों का सही समूह चुनना था आपने, जिससे ये आपका क्वेश्चन सही हो जाता। तो ये वाला प्रश्न थोड़ा सा मिसप्रिंट था, मैंने आपको ग्रुप में बताया था 22 के स्थान पर क्या होगा, 21 होगा। और इस प्रकार इस क्वेश्चन का आंसर जो होगा क्या हो जाएगा, डी बिल्कुल सही हो जाएगा। तो इस प्रकार आज के हमारे 50 प्रश्न पूरे होते हैं। आपके जितने भी मार्क्स आ रहे हैं माइनस मार्किंग करके आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे। धन्यवाद।